कार्य से जुड़ा है। बातें बहुत थी, इस विषय पर बातें हो नहीं पाएंगी। साथ ही बार बार यह कहा जा रहा है और हम इस संकट से गुजर रहे हैं। क्या ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। इसीलिए जब संघ की जब स्थापना हुई थी तो आपको स्मरण होगा कि 1936 के समय में पूरे यूरोप में इस तरह के विवाद व्यापक रूप से फासिज्म का रूप लेकर देश की पूरे विश्व के लोकतांत्रिक शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। वैसे में एक ताकत थी सोवियत यूनियन की, जिसके चलते क्रांति का जो एक नया चेहरा सामने आया था और जनता के भीतर जो एक आक्रोश था उस सत्ता और पूंजीवाद के चेहरे को बदलने का, वो उस समय उपस्थित था। आज का संकट कॉन्फ्लिक्ट यह है कि आज उस स्थिति में फासिज्म नहीं है। ये 1940 और 1936 का बात नहीं है। इस बात को हमें बहुत गहरे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए और आज का इसी संविधान के तहत रहकर, इसी संसद का उपयोग कर आज का पूंजीपति उसका इस्तेमाल करता है। फासिज्म तब आएगा जब वो किसी क्रांति का संकट दिखता है। सामने उसे कोई इस तरह के क्रांति का संकट नहीं दिख रहा है। और जिस हम अभी इस समय में क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों का पूरा समर्थन आज के फासिस्ट ताकतों को है। फासिज्म पूरी तरह से आ गया है, लेकिन उसका स्वरूप पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पूरा बदला हुआ। इसलिए आज का संकट और भी खतरनाक है और इस संकट को समझने की जरूरत है। आज का जो विषय था, ये जो बातें होनी थी वो तो हो नहीं पाई। और एक बात तो बहुत अफसोस है कि हम आज यहाँ पर साहित्य के शताब्दी वर्ष में बैठे हैं, लेकिन जिस तरह के अनियमितता और जिस तरह की असंवेदनशीलता देखने को मिल रही है कि ये लग ही नहीं रहा कि हम राष्ट्रीय सम्मेलन में बैठे हो, जैसे कि प्लेटफॉर्म हम आ जा रहे हो। और इस तरह से अब कैसे उतनी बड़ी संकट चुनौतियों को झेल पाएंगे, मेरी समझ नहीं है। जिस ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे विश्व पूंजी पूरी दुनिया को घेर रही है और जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें पूरी दुनिया के अंदर में बहुत ताकतवर हो रही है, उस तरह से हमारी ये तैयारी और हमारी ये एकजुटता सब बहुत खतरनाक है। और हम समझते हैं कि शायद हम इस तरह से उन ताकतों को पीछे धकेल देंगे तो ये एक हम अलग किस्म के मुकाबले में जी रहे हैं। साथियों, सच्चाई को समझना चाहिए कि प्रगतिशील धारा हमारी एक इतनी बड़ी विरासत है। उस विरासत को भी याद रखें तो हमारे पास एक से एक बड़ी दुनिया के अंदर में वैसे वैसे साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, कलाकार पैदा किए। उन्होंने संघर्ष किया और जनता को बतलाया कि सच क्या है। सच के साथ सबको बतलाया। साम्राज्यवाद के पूरे रंगे चेहरे को उन्होंने परिभाषित किया और जनता के भीतर जाकर लेखकों ने, संस्कृति कर्मियों ने बतलाया लोगों को। आज मध्य वर्ग, खास कर हिंदी क्षेत्र का मध्य वर्ग बहुत ही आत्ममुक्त रूप में है। कहने में भले बुरा लगे किसी को, लेकिन यही संकट है आज का। हम एक तरह के एनजीओकरण में जी रहे हैं। सारी ताकतें जो क्रांतिकारी ताकतें पीछे हटती चली जा रही हैं और हम उस लड़ाई को बहुत हद तक हारते चले जा रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जिस समय स्पेन में तोजो के खिलाफ, फ्रेंको के खिलाफ खड़े हुए लोग, वहाँ के संस्कृति कर्मी, वहाँ की जनता जब खड़ी थी, तो इस तरह से पूरी दुनिया उसके जो शांति प्रिय लोग थे, जो सत्ता में प्रेम करने वाले लोग थे, वो उसके साथ खड़े थे। और लोरका जैसे कवि, तो कहीं वो मार्क्सवादी भी नहीं था, लोरका जैसे कवि कविता को, जो फाइटर के बहुत शौक की कविता थी, जब फ्रेंको को उसके कमांडर ने सुनाया तो उसने कहा कि इसकी आवाज़ बंद होनी चाहिए। कविता का यह कह था। साथियों, हमेशा हमने देखा, हमने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में देखा है कि आज भी देखा जब किसान आंदोलन हो रहा है, NRC के आंदोलन थे, उस समय किस तरह से हमारे उन बड़े कवियों की कविताएँ लोगों ने पढ़ी और उसका एक ऐसा जज्बा था कि जो भी जनता थी वो उसके साथ गा रही। उसकी ताकत आज भी वैसी बनी हुई है। जैसे जैसे जन आंदोलन तेज होते हैं, साहित्य की और भी तेज होता है, जो क्रांतिकारी साहित्य होता है। ऐसे सामान्य स्थितियों में साहित्य लिखे जाते हैं, पढ़े जाते
उन क्रांतिकारी कविताओं का, कहानियों का अर्थ बदल जाता है और वो उन्होंने आंदोलन के समय में देखे। अर्जुमन तारा ने एक बात उठाई थी, उसका 2 मिनट में मैं उस बात कर रहा हूँ कि बात सही है कि आज वो जैसे जो एक प्रोपेगेंडा था कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है, आज हमने उसको देखा हमने कि किस तरह से उर्दू को उपेक्षित किया जा रहा है। हम हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं, कैसे वो लड़ाई लड़ पाएंगे हमारी समझ में नहीं आता कि उस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस एक हिंसा के हम जिस एक्टिविज्म की जरूरत आपके है कि किस तरह से कविता को, कहानियों को जन्नत के बीच ले जाकर उनके बीच में वो विश्वास पैदा करना है, वो विश्वास कहीं भी नहीं रहा है। आज आप देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय सम्मेलन है, कहीं पर भी आपको उर्दू का एक शब्द भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता था कि हम उर्दू के दूसरों को छापने लिखें कि क्या हिंदी का सिर्फ मंच है, कि हिंदी और उर्दू दोनों का मंच है। हम सिर्फ पिकनिक मनाने नहीं आए, हम आज यहाँ से तय करते जाने वाले हैं कि आने वाले समय में उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। और ये हिंदी क्षेत्र सबसे बड़ा गढ़ है उन प्रतिक्रियावादी ताकतों का, और यही उनकी ताकत बन रही है। और कल जो हम 9 सालों से देख रहे हैं कि कैसे हमने उनको वो जगह दी है जिसमें हिंदी क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 1924 का जो समय आ रहा है उसमें हम अगर इस तरह की अभी से अगर उस बदलाव के लिए आगे बढ़कर काम नहीं करते हैं, और हमारी जो छोटी मोटी ताकत है, कोई भी साहित्यकार संस्कृति करने किसी समाज को बदल नहीं सकता है, वो उसमें चेतना पैदा करेगा। लड़ाइयाँ तो लड़ती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, वही लड़ेंगी, लेकिन हम उसके साथ जाकर उनमें वो चेतना जनता के बीच पैदा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और हमारे लिए आज प्रेरणा का एक स्रोत होना चाहिए, और प्रगतिशील आंदोलन की जो पूरी विरासत है उसको अगर हम जिंदा रखना चाहते हैं, अपने साथियों को याद रखना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं अर्थों में हम आगे बढ़ें। मैं अभी हमारे साथी नरेश सक्सेना जी यहीं बैठे, उनकी कविता है सीढ़ी। मुझे एक सीढ़ी की तलाश है, सीढ़ी किले पर चढ़ने के लिए नहीं बल्कि नींव में उतरने के लिए। मैं किले को छींकना नहीं, उसे भस्म कर देना चाहता हूँ। साथी, विचारों की जो सीढ़ी है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और हम यहाँ से जब जाएंगे तो पूरी प्रेरणा लेकर जाएंगे और हम अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे, इस विश्वास के साथ मैं बात करूँ। धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान